दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जिसको लिखा था थॉमस हार्डी ने विक्टोरियन पीरियड में 1874 लंदन में इसको लिखा गया और 1874 में ही सीरियल से एक मैगजीन में पब्लिश करवाया गया। ये उस मैगजीन का नाम है और इसका पॉइंट ऑफ व्यू है थर्ड पर्सन ऑमनिसिएंट। जिस वक्त इसको लिखा गया था उस वक्त लिटरेरी पीरियड चल रहा था विक्टोरियन, ये मैंने आपको बता दिया, विक्टोरियन पीरियड चल रहा था। ये सब हो गए इस नॉवल के की फैक्ट्स। अब मैं आप लोगों को इस नॉवल के बारे में बताता हूँ। ये थॉमस हार्डी का चौथा नॉवल था और बहुत ही फेमस नॉवल था। होगा कैसे नहीं, थॉमस हार्डी ने जो लिखा था। थॉमस हार्डी के नॉवल किसको पसंद नहीं आते थे दोस्तों। तो दोस्तों अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग इसके प्लॉट पर नज़र डालते हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है एक फार्मर, एक किसान गैब्रियल ओक से। ये एक जवान लड़का है और एक शीप फार्मर बन गया है। अपने पास बहुत सारे जानवरों को पालता है। अपनी सारी जो पूंजी संपत्ति ये कमाता है वो सब जानवरों में लगा देता है। एक दिन इसने एक वुमन को देखा, एक लेडी को देखा जो मिरर में खुद को देख करके खुद की बहुत तारीफ कर रही थी। ये पहली बार वो उस लेडी से मिला था। दूसरी बार जब वो उससे मिला तो वो एक साइड सैडल पर राइड कर रही थी। दोस्तों इस लेडी का नाम था बातशिबा। ये लड़की इस फार्मर से परेशान हो गई थी, मतलब बोर हो गई थी इस गैब्रियल से। एक दिन क्या हुआ, ये गैब्रियल अपनी झोपड़ी में सो रहा था, अपने कॉटेज में सो रहा था, लेकिन ये गलती से खिड़की खुली रखना भूल गया, जिससे इसके घर में जो आग जल रही थी उससे धुआं बाहर नहीं जा सका। तो इस टाइम पर इसकी जान के लिए खतरा बन गया। तो बातशीबा ने आकर के इसकी जान बचाई। इस घटना के बाद तो गैब्रियल को और ज़्यादा ये वुमन पसंद आने लगी, ये इससे प्यार करने लगा। फिर ये गैब्रियल क्या करता है, इस लड़की की आंट के पास जाता है, मिसेस हस्ट के पास में, उनसे बातशीबा का हाथ मांगने। उस वक्त बातशीबा घर में नहीं थी। तो बातशीबा की आंट गैब्रियल की ये गलतफहमी दूर कर देती है कि हमारी लड़की के लिए तो पहले ही बहुत सारे लड़कों के रिश्ते आ रखे हैं, लाइन में खड़े हैं लड़के हमारी लड़की के लिए। उसकी आंट की ये बात सुनकर के गैब्रियल का दिल टूट गया और वो बेचारा चुपचाप मुंह नीचे करके वहाँ से चला गया। अब फिर बातशीबा घर पर आती है तो उसे पता चलता है कि गैब्रियल आया था। वो भागती हुई गैब्रियल के पास जाती है, रास्ते में उससे मिलती है और उसको बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मैं कर ही नहीं सकती तुमसे शादी। तुम्हारे अलावा भी बहुत सारे लड़के हैं मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे शादी नहीं करती। मैं उनसे प्यार नहीं करती तो मैं उनसे शादी कैसे कर लूँ। मुझे लगता है कि शादी होने से मेरी इंडिपेंडेंस छिन जाएगी, तो मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ, शादी किसी से नहीं करना चाहती। इतना कह करके बातशीबा ने गैब्रियल से अपनी बात क्लियर कर दी। अब थोड़े समय बाद क्या होता है दोस्तों, इस गैब्रियल को पता चलता है कि बातशीबा इस जगह को छोड़ करके चली गई है, वेदरबरी नाम की किसी जगह पर चली गई है, क्योंकि बातशीबा के कोई अंकल थे, उनकी डेथ हो गई और अब उसके अंकल की प्रॉपर्टी में उसे हिस्सा मिलेगा। तो वो अपने अंकल के फार्म को संभालती है अब और बहुत ही पैसे वाली मिस्ट्रेस बन गई है। ठीक है, तो गैब्रियल की लाइफ जैसे चल रही थी वैसे चल रही थी। एक दिन रात में जब वो उठा, गैब्रियल उठा, तो उसने क्या देखा कि उसके जो कुत्ते थे, उसके कुत्तों ने उसकी सारी भेड़ों के झुंड का शिकार कर लिया है। सारी भेड़ें मर गई। गैब्रियल ने अपनी सारी जिंदगी भर की सेविंग्स अपनी भेड़ों में इन्वेस्ट कर रखी थी, अब सब कुछ बर्बाद हो गया। इसके बाद गैब्रियल को अपने सारे कर्जे चुकाने थे, तो उसने अपना सब कुछ बेच दिया, अपने सारे कर्जे चुकाए, लेकिन इसके बाद वो बहुत ही गरीब हो गया। इसके बाद गैब्रियल ने सोचा कि कभी फार्मिंग का काम नहीं करूंगा ज़िंदगी में। इसके बाद वो कोई काम ढूंढने के लिए बाहर चला गया इस जगह को छोड़कर। रास्ते में इसने क्या देखा कि एक फार्म में आग लग रही थी, एक खेत में आग लग रही थी। तो इसने उस वक्त वहाँ अपना कमाल दिखाया। जो लोग आग बुझा रहे थे उनके साथ में जाकर के आग बुझाने लगा। तो उसने फार्म को जलने से बचा लिया। तो इस बात से फार्म की जो मिस्ट्रेस थी, जिसका ये फार्म था, वो गैब्रियल के इस काम से इम्प्रेस हो गई। तो गैब्रियल ने उस मिस्ट्रेस से डायरेक्टली पूछा, क्योंकि उसको काम की ज़रूरत थी, क्या आप मुझे कोई काम दे सकती हैं, मैं बहुत परेशान हूँ और काम की तलाश में निकला हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये मिस्ट्रेस कोई और नहीं, बातशीबाई थी। मैंने आपको बताया था बादशाह के अंकल की प्रॉपर्टी में इसको बहुत बड़ा हिस्सा मिला था, जिसकी वजह से ये बहुत अमीर हो गई थी। तो बादशाह गैब्रियल को जानती थी, तो इसने बिना कोई सवाल किए, इससे बिना कोई पूछताछ किए गैब्रियल को अपने पास काम पे रख लिया। और यहीं पे ही गैब्रियल की और दूसरे लोगों के साथ दोस्ती हो गई। अब जिन लोगों के साथ गैब्रियल की दोस्ती हुई थी, वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि फैनी रॉबिन नाम की कोई लड़की है, वो कुछ दिनों से मिसिंग है, यहीं काम करती थी। और एक न्यूज़ आई है कि फैनी अपने किसी लवर के साथ भाग गई है। किसी दूसरे टाउन का कोई लवर है, कोई सोल्जर है, कोई सिपाही है, उसके साथ भाग गई है। अब दोस्तों इसे इत्तेफाक ही मान लो कि ये गैब्रियल उस लड़की फैनी से मिला, जो बहुत ही डरी हुई लग रही थी इसको। तो गैब्रियल ने उस लड़की को कुछ पैसे दे दिए, जितने भी इस गरीब के पास थे इसने फैनी को दे दिए। लेकिन फैनी ने उसके पैसे उसको वापस लौटा दिए और साथ में एक लेटर लिख करके ये भी भेजा कि उसने कहा कि वो एक सोल्जर से शादी करने जा रही है जिसका नाम फ्रांसिस ट्रॉय है। तो
फैनी ने गैब्रियल से कहा कि तुम ये बात किसी से मत कहना। दोस्तों ये इतना बोल करके फैनी ट्रॉय के पास चली गई, ये उसे याद दिलाने, ट्रॉय को याद दिलाने कि उसने उससे शादी करने का वादा किया था। तो ट्रॉय ने 2 मिनट सोचा, फिर उसने फैनी से कहा कि अगर मैंने तुमसे शादी करने का वादा किया है तो 100% मैं तुमसे शादी करूँगा। ये कहानी तो हो गई एक तरफ, ये आगे कहानी जुड़ेगी। अभी हम बादशिबा पर चलते हैं। बादशिबा अपने फार्म को अच्छा चला रही थी दोस्तों। किसी को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि ये एक लड़की होकर के इतना अच्छा काम कर रही है, इतने अच्छे से काम कर रही है। इसने सबको इम्प्रेस कर लिया था। कौन मार्केट में सारे मर्दों की नज़रें इस पर टिकी थी मार्केट के अंदर। बादशिबा को भी इस बात का अच्छा लगता था कि देखो सारे मर्द मुझे देख रहे हैं। लेकिन इन्हीं मर्दों में एक अधेड़ उम्र का आदमी था, एक अधेड़ उम्र का फार्मर जिसका नाम था मिस्टर बोल्डवुड। उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई अटेंशन नहीं देता था वो इसको। तो इससे बादशिबा का प्राइड हर्ट हो गया कि कौन है ये जिसने पू को मुड़कर नहीं देखा। अब दोस्तों बादशिबा वैलेंटाइन डे के दिन मिस्टर बोल्डवुड से एक मजाक करने की सोचती है। एक लेटर में मैरी मी लिख करके इसको भेज देती है कि देखते हैं ये पिघलता है या नहीं। अब बोल्डवुड को जब ये लेटर मिला तो इसकी तो बॉडी में ऊपर से नीचे तक एक झटका सा लगा। काफ़ी टाइम तक तो इसको इस बात का विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। तो ये वॉरेन मेल्ट हाउस गया, वहाँ जहाँ पे गैब्रियल काम करता था। तो वहाँ जा कर के सारे वर्कर्स पी रहे थे, कोई आपस में बातें कर रहे थे। तो इसने गैब्रियल को पकड़ा, बोला इधर आ बेटा, और इसको बोला कि देख बेटा, इस लेटर में जो हैंडराइटिंग लिखी हुई है तू पहचान सकता है ये किसकी है। ये देखकर गैब्रियल को बड़ा झटका लगा, उसका मुंह उतर गया ये देखकर कि ये तो बादशिबा की हैंडराइटिंग है। इसने बादशिबा ने इसको क्यों मैरी में लिखा है। अब जब दोस्तों नेक्स्ट टाइम मार्केट लगा कॉर्न का, तब बोल्डवुड ने बादशिबा को नोटिस किया कि अच्छा ये लड़की है वो बादशिबा जिसने मुझे मैरी मी करके लेटर लिखा था। तो बादशिबा भी फाइनली ये चीज़ देख करके बहुत सेटिस्फाई हुई कि आखिर कि मेरी ट्रिक काम कर गई और इस आदमी ने भी मुझे अटेंशन देना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में इसे बुरा लगा कि किसी से अटेंशन लेने के लिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों बोल्डवुड ने इस बात को बहुत ही सीरियसली ले लिया, वो इससे बात करने आ गया। उसने तो डायरेक्टली इसके सामने मैरिज प्रपोजल रख दिया। बादशिबा को बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील हुआ, इसने मना कर दिया। लेकिन बोल्डवुड सीरियस था, उसने जोर दे करके कहा कि अगर तुम्हारे मन के अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो मुझे मैरी मी लिखकर भेजने की क्या ज़रूरत थी। अब बादशिबा इस आदमी को कैसे समझाए कि ये मजाक कर रही थी। लेकिन फाइनली इसने बोल्डवुड को कहा, ये कहकर टाल दिया कि मैं सोचूंगी। लेकिन सच बात तो ये थी कि ऐसा करके फंस गई थी। अब क्योंकि ये बोल्डवुड से प्यार नहीं करती तो शादी कैसे कर ले। तो ऐसे में ये गैब्रियल के पास गई सलाह लेने कि हो सकता है वो मुझे कुछ सलाह दे दे, कोई सॉल्यूशन बता दे। लेकिन गैब्रियल तो बेचारा खुद ही उदास था कि तुमसे जब मैंने पूछा तब तो तुमने मुझे बोल दिया कि मैं कभी किसी से शादी नहीं करूंगी, लेकिन अब तो उस बोल्डवुड को चिट्ठियाँ लिखी जा रही है मैरी मी करके। बादशिबा गैब्रियल की ये बात सुनकर के बड़े गुस्से में आ गई कि तुम सारे के सारे मर्द एक ही जैसे होते हो। इसी गुस्से में इसने गैब्रियल को काम से निकाल दिया कि चल निकल यहाँ से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सच ये था कि गैब्रियल की बहुत ज़रूरत थी भेड़ों को संभालने के लिए, क्योंकि यहाँ की भेड़ों को गैब्रियल की आदत हो गई थी। गैब्रियल से अच्छा कोई नहीं संभाल सकता था उन भेड़ों को। ये देखते हुए बादशिबा ने गैब्रियल को रोक लिया कि मत जाओ। अब इसी बीच इस बोल्डवुड ने एक बार फिर से बादशिबा का हाथ मांगा। बादशिबा ने उससे कहा कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं तुमसे प्रेम कर सकूँ, लेकिन तुम कुछ हफ्ते रुक नहीं सकते क्या। तो वो मान गया। अब इस बीच बादशिबा एक और आदमी से मिली, जिससे मिलते ही उस आदमी ने इसे किस कर लिया। और इस आदमी का नाम था ट्रॉय, फ्रांसिस ट्रॉय। बादशिबा पहली ही नज़र में फ्रांसिस ट्रॉय के साथ प्रेम में पड़ गई। और ये बात किसी और ने तो नहीं, गैब्रियल ने नोटिस कर ली। इस बेचारे का दिल एक बार फिर से टूट गया। तो ये बादशिबा के पास फिर से गया उससे बात करने के लिए कि तुमने तो बोल्डवुड से वादा किया है ना। तो बादशिबा इसको बोलती है कि तू कौन होता है मुझे बताने वाला, ये सब बताने वाला, चल निकल यहाँ से, भाग। तो बादशिबा ने बोल्डवुड को डायरेक्टली लेटर भेजा, उसमें साफ साफ इसने लिखा कि ये उससे शादी नहीं कर सकती। तो इससे बोल्डवुड गुस्सा हो गया, ये जानकर कि ट्रॉय नाम के किसी बंदे की वजह से ऐसा सब कुछ हुआ है। लेकिन ट्रॉय तो अभी टाउन से बाहर गया हुआ था। तो बादशिबा को चिंता हो गई कि ट्रॉय अगर लौट करके वापस आएगा तो बोल्डवुड इससे झगड़ा करेगा, और इन दोनों में झगड़ा हो और कुछ हो जाए, इससे बेहतर यह है कि मैं ट्रॉय को वापस ही ना आने दूँ, मतलब थोड़ा टाइम रोकूं उसको। तो ये रात में क्या करती है, अपने घोड़े पर बैठ करके निकल जाती है ट्रॉय के पास जाने के लिए। अब दोस्तों बीच में जो कुछ भी थोड़े बहुत इवेंट्स होते हैं उनको स्किप करते हुए मैं आपको बताता हूँ आगे क्या हुआ, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो आगे क्या होता है, जल्दबाजी में ये ट्रॉय और बादशिबा आपस में शादी कर लेते हैं, और ये दोनों मिलकर के क्या फैसला करते हैं कि ये दोनों मिलकर के अपना फार्म संभालेंगे। तो बोल्डवुड को इस बात का बड़ा बुरा लगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि वादा इससे, शादी इससे, ठीक है। लेकिन दोस्तों शादी के बाद बादशिबा की ज़िंदगी बहुत ही बेकार हो गई थी।
बहुत परेशान हो गई थी अपनी शादी से बादशिबा, क्योंकि ट्रॉय बहुत ही आलसी, जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, घोड़ों पर पैसा लगाने वाला ऐसा आदमी था। क्योंकि ट्रॉय एक सोल्जर था और इसको ये लाइफ पसंद नहीं आ रही थी, ये फार्मिंग वाली लाइफ। तो एक दिन इस गैब्रियल ने ट्रॉय को वार्निंग दी कि तूफान आने वाला है और अगर हमने फार्म को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी बंदोबस्त नहीं किए तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ट्रॉय ने अपने सारे मजदूरों को, सारे वर्कर्स को शराब पिला करके नशे में कर दिया था। अब दोस्तों, सारी रात तूफान से फार्म को बचाने के लिए गैब्रियल और बादशिबा दोनों अकेले ही काम करते रहे। इस सब के बाद क्या हुआ, ये ट्रॉय और बादशिबा एक दिन मार्केट से आ रहे थे तो इन्होंने रास्ते में एक गरीब औरत को देखा जो सड़क पर चल रही थी। ट्रॉय ने बादशिबा को तो आगे भेज दिया कि तुम तो घर जाओ, और खुद इस औरत के पास रुक गया। दोस्तों, ये औरत कोई और नहीं, फैनी ही थी। मैंने आपको बताया था शुरू में फैनी इसी से शादी करने के लिए निकली थी, ट्रॉय से। तो ये ट्रॉय कभी फैनी से शादी करने वाला था, तो इसने फैनी से कहा कि तुम मुझे कुछ दिनों बाद मिलो। ये इसकी हेल्प करना चाहता था, इसको रहने के लिए कोई जगह दिलाना चाहता था। अब जब ट्रॉय घर गया तो बादशिबा ने इससे पूछा कि कौन थी वो लड़की। तो इसने बादशिबा को बताया कि वो लड़की वो थी जिससे मैं कभी पहले प्यार करता था। अब कुछ दिनों बाद ये न्यूज़ आई कि फैनी की डेथ हो चुकी है। अब क्योंकि फैनी कभी बादशिबा के पास काम करती थी तो बादशिबा ने उसकी जिस बक्से के अंदर उसकी डेड बॉडी रखी हुई थी उसको अपने पास मंगवाया। जब वो बक्सा इसके पास आया जिसमें उसकी डेड बॉडी रखी हुई थी, तो इसको बताया गया, बादशिबा को बताया गया कि इस कब्र में 2 डेड बॉडीज़ हैं, एक फैनी की और दूसरी उसके बच्चे की। अब दोस्तों, रात के टाइम में हिम्मत करके बादशिबा ने उस बक्से को खोला। बक्से को खोलते ही वो फैनी के गोल्डन हेयर्स को देखती है। ट्रॉय भी फैनी की डेड बॉडी को पा करके बड़ा रोने लगता है। इसने फैनी को किस किया और इसने बादशिबा को बोला कि यही वो लड़की है जिससे मैं कभी प्यार करता था और इसी से करता था। इसने बादशिबा की गलतफहमी दूर कर दी कि इसने तो कभी बादशिबा से प्यार किया ही नहीं। इसके बाद ट्रॉय ने फैसला किया कि वो कहीं दूर चला जाएगा और कभी लौट करके वापस घर नहीं आएगा। तो वो बर्डमाउथ नाम की एक जगह पर चला गया जहाँ वो स्विमिंग करने गया। तो एक बड़ी लहर ने उसे बहा लिया, मतलब वो बड़ी लहर में बह गया और डूबने ही वाला था कि एक नाव ने आकर के उसकी जान बचाई। नाव के अंदर जो नाविक बैठे हुए थे वो 6 महीनों के लिए उसे अमेरिका ले गए। वो उन नाविकों के साथ चला गया 6 महीने के लिए अमेरिका। यहाँ वेदरबरी में बादशिबा बड़ी दुखी थी। वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी कि ट्रॉय मर चुका है। कई लोगों ने इसे आकर के बोला कि ट्रॉय डूबकर मर गया, लेकिन बादशिबा को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। टाइम गुजरता गया और इसको भी ये बात माननी पड़ी कि ट्रॉय मर चुका है। इस बात का मौका देखते हुए बोल्डवुड ने एक बार फिर से इसको प्रपोज किया, लेकिन इस बार बादशिबा ने बोल्डवुड का प्रपोजल मान लिया कि अगर 7 साल अगर किसी बंदे को गए हुए हो गए हैं, 7 साल से अगर कोई बंदा गायब है तो उसे लीगली डेड मान लिया जाता है। तो अब ये लीगली विधवा हो गई है तो ये किसी से भी शादी कर सकती थी। तो इसने बोल्डवुड का प्रपोजल मान लिया। लेकिन दोस्तों, ऐसे में ट्रॉय वापस आ गया एक सर्कस का एम्प्लॉय बनकर। बोल्डवुड बड़ा खुश था कि बादशिबा ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसने एक ग्रैंड पार्टी रखी जिसमें बोल्डवुड ने बादशिबा को एक बार फिर सबके सामने प्रपोज किया। तो वो मान गई और उसने अपनी रिंग पहनने को उसे कहा। तो बादशिबा रिंग पहन ही रही थी कि सबको पता चला कि कोई अनजान आदमी बाहर आकर के खड़ा हुआ है। तो वो दोस्तों कोई अनजान आदमी नहीं, वो ट्रॉय ही था। ट्रॉय अपनी वाइफ बादशिबा को वापस लेने आया था। उसने बादशिबा से कहा कि चलो मेरे साथ। बादशिबा ये देख करके झटका सा लगा बादशिबा को कि ट्रॉय जिंदा है। ऐसे में बोल्डवुड का रिएक्शन देखने वाला था। बोल्डवुड ने कुछ नहीं कहा। बोल्डवुड ने कहा कि जाओ अपने हस्बैंड के साथ जाओ। बड़ी अजीब बात थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बोल्डवुड को बुरा क्या लगा कि ट्रॉय बादशिबा का हाथ पकड़ करके खींचने लगा था। तो बादशिबा चिल्लाने लगी तो बोल्डवुड ने ट्रॉय को शूट कर दिया गोली से। वो वहीं मर गया। इसके बाद बोल्डवुड को शांति से जेल में ले जाया गया। उसे पहले मौत की सज़ा हुई, लेकिन बाद में रिक्वेस्ट करने पर उसे उम्र कैद की सज़ा दी गई। ट्रॉय भी मर चुका है, बोल्डवुड को भी जेल हो गई है। जो कुछ भी हुआ, बादशिबा उस पर बड़ा रो रही थी। सब कुछ खत्म हो गया था बादशिबा का। ऐसे में उसके पास एक बैड न्यूज़ और आई। बादशिबा को पता चलता है कि गैब्रियल भी जा रहा था। वो उसके पास गई और उससे जाकर के पूछा कि कहाँ जा रहे हो तुम। तो उसने कहा कि इस फार्म को, शायद ये देश छोड़कर ही बहुत दूर जा रहा हूँ मैं। वो बादशिबा से बड़ा ठंडा बर्ताव कर रहा था। वो बादशिबा के कहने पर भी नहीं रुका। बादशिबा ने रोकने की बहुत कोशिश की उसको, लेकिन वो नहीं रुका। तो बादशिबा फाइनली उसे ढूंढती हुई उसकी झोंपड़ी में गई, उसके कॉटेज में गई। गैब्रियल पता नहीं वहाँ पे क्या कर रहा था। तो बादशिबा ने गैब्रियल से कहा
कि वो तो वेट कर रही थी कि कब गैब्रियल एक बार फिर से उसे शादी करने के लिए पूछेगा। बादशाह की ये बात सुनकर के गैब्रियल के जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। ये बात सुनने के लिए शायद गैब्रियल के कान कब से तरस रहे थे। गैब्रियल ने एक बार फिर से पूछा कि क्या कहा तुमने? वो पगला सा हो गया था, पगला गया था वो। उसको तो यकीन ही नहीं आ रहा था अपनी किस्मत पर। अब दोस्तों इस नोवेल की एंडिंग कुछ इस तरह से हुई कि इन दोनों की शादी बहुत ही सिंपल तरीके से कर दी गई।